हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो हमने अपने रिवीजन क्लासेस में स्टार्ट किया था यूनिट 10 का रिवीजन। ये है यूनिट 10 का सिलेबस। हम यूनिट 10 में हमें इतने आयोग पढ़ने हैं जो हमारे सिलेबस में हैं। तो लास्ट क्लास में हमने 3 संवैधानिक संस्थाओं का रिवीजन कर लिया था, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग और पिछड़ा वर्ग आयोग। तो इस क्लास में हम इससे आगे का रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो आज हम रिवाइज करने वाले हैं भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैग बोलते हैं। तो कैग की स्थापना हुई 1858 में और इसको वर्तमान स्वरूप कब मिला? 26 जनवरी 1950 को। और इसका आधार था, संवैधानिक संस्था है इसलिए इसका आधार संविधान का अनुच्छेद होगा। संविधान का अनुच्छेद 148 जो भाग 5 अध्याय 5 के अंतर्गत आता है और इस अध्याय 5 में अनुच्छेद 148 से 151 तक वर्णित है, जो कि कैग से संबंधित है। इसकी प्रकृति की बात कर लें तो यह संस्था जो है वो स्वतंत्र और संवैधानिक निकाय है। इसका प्रमुख कार्य क्या है? संघ और राज्यों के वित्तीय प्रशासन की निगरानी रखना, यानी कि कैग जो है वो लोक वित्त का संरक्षक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। इसके प्रथम प्रमुख थे एडवर्ड ड्रमंड। एडवर्ड ड्रमंड जो थे वो ब्रिटिश थे। तो प्रथम भारतीय प्रमुख कौन थे? वी नरहरि राव। और वर्तमान में इस पोस्ट पर कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि 14th कैग हैं। अभी तक किसी भी महिला का कैग की पोस्ट पर चयन नहीं हुआ है। कैग से संबंधित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक कथन बहुत प्रचलित है। उन्होंने कहा था कि कैग भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा और यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारत सरकार के रक्षकों में से एक होगा। भारत सरकार के रक्षकों में से एक, इसका मतलब भारत सरकार के और कौन कौन से रक्षक हैं? एक है उच्चतम न्यायालय, एक है निर्वाचन आयोग और एक है संघ लोक सेवा आयोग। तो भारत सरकार के रक्षकों में किन किन को गिना जाता है? उच्चतम न्यायालय, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग और कैग। अब हम इसकी पृष्ठभूमि जान लेते हैं, यानी कैग का बैकग्राउंड कि आखिर यह अस्तित्व में आया कैसे। 1753 में इंडियन ऑडिट और अकाउंट डिपार्टमेंट की स्थापना हुई। 1858 में महालेखाकार का कार्यालय स्थापित हुआ। फिर 1860 में सर एडवर्ड ड्रमंड को पहले ऑडिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया। फिर भारत सरकार अधिनियम 1919 जब आया तो उसमें महालेखा परीक्षक को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रांतीय लेखा परीक्षकों के लिए कुछ प्रावधान किए गए और 1936 में महालेखा परीक्षक के उत्तरदायित्वों और लेखा परीक्षा कार्यों का प्रावधान किया गया। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को अनुच्छेद 148 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की गई। इस तरह से हमारा कैग जो है वो हमारे संविधान में शामिल हुआ। फिर क्या हुआ? 1968 में लेखा बोर्ड की स्थापना की गई, जिसमें एक अध्यक्ष और 3 सदस्य थे जो कैग द्वारा नियुक्त किए जाते थे। 1971 में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें अधिनियम 1971 पारित हुआ। अधिनियम ने कैग को केंद्र और राज्य सरकारों के लिए लेखांकन और लेखा परीक्षा दोनों की जिम्मेदारी दी। इसके बाद 1976 में कैग को लेखांकन के कार्यों से मुक्त कर दिया गया और यह परिवर्तन कैग अधिनियम 1971 में संशोधन के बाद किया गया। यहाँ पे हमने देखा कि कैग को 2 कार्य दिया गया था, एक है लेखांकन और एक है लेखा परीक्षा। हम ये देख लेते हैं कि आखिर ये होते क्या हैं। तो लेखांकन मतलब अकाउंटिंग। लेखांकन का मतलब क्या होता है? व्यवस्थित रूप से किसी संगठन के खातों का रिकॉर्ड रखना लेखांकन कहलाता है। और लेखा परीक्षा क्या होता है? लेखा परीक्षा मीन्स ऑडिटिंग। किसी संगठन की खाता और वित्तीय विवरणों के पुस्तकों का निरीक्षण करना लेखा परीक्षण कहलाता है। तो हमने देखा कि 1976 में कैग अधिनियम 1971 में संशोधन करके कैग को लेखांकन यानी अकाउंटिंग के कार्यों से मुक्त कर दिया गया। अब हम पढ़ते हैं कैग की संरचना क्या है।
संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 151, 52 से 151 तक संघ का वर्णन किया गया है, जिसके अध्याय 5 के अनुच्छेद 148 से 151 के अंतर्गत कैग का प्रावधान है। अनुच्छेद 148 से 151 तक। अनुच्छेद 148 में कैग की नियुक्ति, शपथ और सेवा शर्तों का वर्णन है। अनुच्छेद 148(1) में यह बोला गया है कि भारत का एक कैग होगा, मीन्स नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा, और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। हटाने की प्रक्रिया जो है वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होगी, और हटाया भी राष्ट्रपति के ही द्वारा जाएगा। जिसके द्वारा नियुक्ति होगी, हटाया भी उसी के द्वारा जाएगा, लेकिन हटाने की प्रक्रिया जो है वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के हटाने के समान होगी। 148(2) में क्या है, तीसरी अनुसूची के अनुसार राष्ट्रपति कैग को शपथ दिलाएगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कैग को शपथ दिलाई जाती है, और वो भी राष्ट्रपति के द्वारा। 148(3) में वेतन और सेवा शर्तें संसद द्वारा तय किया जाएगा। मीन्स कैग की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन उसके वेतन और सेवा शर्तों को तय करने की जिम्मेदारी संसद की है, राष्ट्रपति की नहीं। नियुक्ति के बाद कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा। महालेखा परीक्षक अधिनियम 1971 के अनुसार धारा 3 में कहा गया है कि कैग का जो वेतन होगा वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होगा, यानी 2.5 लाख रुपए पर मंथ। और इसी अधिनियम के धारा 4 में कहा गया है कि कैग की जो पदावधि होगी वो 6 वर्ष या 65 वर्ष होगी, जो भी पहले कंप्लीट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग। और ये अपना त्यागपत्र किसको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे। 148(4) में कि सेवानिवृत्ति के बाद भारत या राज्य सरकार के अधीन कोई भी पद ये धारण नहीं कर सकते हैं, मतलब पुनः नियुक्ति का प्रावधान नहीं है। 148(5) में है कि लेखा विभाग में सेवारत अधिकारियों की सेवा शर्तें राष्ट्रपति बनाएगा, लेकिन कैग से परामर्श के बाद, यानी कि लेखा विभाग में जो भी अधिकारी सेवा दे रहे हैं उनकी सेवा शर्तें बनाएंगे तो राष्ट्रपति, लेकिन कैग से परामर्श लेने के बाद ही वो सेवा शर्तें तय कर सकते हैं। 148(6) में है कि कैग का वेतन और व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होगा। अनुच्छेद 149 में कैग के कार्य और शक्तियां वर्णित हैं, जो कि संसद के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। अनुच्छेद 150 में क्या है कि केंद्र और राज्यों के खाते जिस भी प्रारूप में रखे जाना है, इसके संबंध में कैग जो है वो राष्ट्रपति को सलाह देता है। अनुच्छेद 151 में है कि केंद्र हो या राज्य हो, उनके खातों से संबंधित अपनी ऑडिट रिपोर्ट कैग जो है वो राष्ट्रपति, केंद्र के मामले में राष्ट्रपति को और राज्य के मामले में राज्यपाल को सौंपता है, जो कि उसे फिर आगे संसद या विधानसभा के समक्ष रखते हैं। नेक्स्ट अब हम जानते हैं कैग के कार्य और उनकी शक्तियां क्या है। लेखा और लेखा परीक्षा विनियमन 2017 और कैग अधिनियम 1971 के अनुसार कैग के निम्नलिखित कार्य हैं। पहला ये कि भारत और राज्यों की संचित निधि, आकस्मिक निधि और सार्वजनिक खातों का परीक्षण करता है। सरकारी कंपनी और केंद्रीय या राज्य द्वारा वित्त पोषित संस्थान का परीक्षण करता है। अनुच्छेद 279 के अनुसार शुद्ध आय की गणना कैग द्वारा प्रमाणित की जाती है और इसका प्रमाण पत्र ही अंतिम माना जाता है। केंद्र और राज्य सरकारों के किसी भी विभाग के सभी खातों की ऑडिट कैग ही करता है। राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा अनुशंसित किए जाने पर किसी अन्य प्राधिकरण के खातों का ऑडिट भी करता है, जैसे कि कोई स्थानीय निकाय। इसके अलावा संसद की लोक लेखा समिति के सलाहकार के रूप में भी कैग कार्य करता है। यहाँ पे हमारा कैग खत्म होता है। अब हम टेबल के थ्रू एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। यह हमारा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक या कैग, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। 1858 में ये निर्मित हुआ कैग का पोस्ट और वर्तमान स्वरूप आया 26 जनवरी 1950 को। संविधान के भाग 5 और अनुच्छेद 148 में वर्णित है और यह एक संवैधानिक निकाय है।
प्रथम कैग थे एडवर्ड ड्रमंड जो कि एक ब्रिटिश थे। प्रथम भारतीय थे वी नरहरि राव और वर्तमान में है गिरीश चंद्र मुर्मू जो कि 14 नंबर के हैं। कैग की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करते हैं। कैग का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है और कैग की पोस्ट में पुनः नियुक्ति का कोई भी प्रावधान नहीं है। यहाँ पर हमारा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक खत्म होता है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आगे भी हमारा रिवीजन इसी तरह से कंटिन्यू रहेगा। कल हम यूनिट 10 के ही कुछ और संस्थाओं का रिवीजन करेंगे। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अगर वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा और बेल आइकॉन पे क्लिक करिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।